हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। तो हम सभी लोग सीटेट की क्लास डिस्कस कर रहे हैं और सीटेट में पेडागोजी और मैथ्स दोनों की क्लासेस साथ साथ में कंबाइंड चल रही हैं। 50% प्रश्न पेडागोजी से होते हैं और 50% प्रश्न हमारे मैथ के होते हैं। कल की जो क्लास हुई थी उसमें कुछ मैथ के बहुत ही अच्छे प्रश्न आए थे। वैसे प्रश्न आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उम्मीद करिए कि सीटेट वैसे प्रश्न ऑनलाइन क्लास में ज़रूर पूछेगा। ऑनलाइन क्लास नहीं, ऑनलाइन पेपर में, क्योंकि आपका कंप्यूटर पे पेपर है, सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो आप मतलब 100% मानिए कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। और कैलकुलेशन से बचने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है। वो उपाय है क्या? डिजिटल सम। डिजिटल सम से ही हम कैलकुलेशन से बच सकते हैं और कोई उपाय नहीं है। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट की जाए। स्टार्ट करें ना आप? चलिए सभी लोग समझिएगा, बढ़िया प्रश्न है आज भी, बहुत ही बड़ा प्रश्न है पहला वाला। सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे और समझते हुए चलेंगे, ठीक है। कह रहा है फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि, मतलब फरहान है, एक विद्यालय का पुस्तकालय है जहां वो जाता है और वहां पे क्या पाता है इसकी बात की जा रही है। यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं। वहां पे कोई कहानी का अनुभाग होगा, वहां पे 100 पुस्तकें जो रखी हुई थी वो नष्ट हो गई है ना, यही बात कर रहा है। आगे आते हैं। 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं है, मतलब 20 पुस्तकें ऐसी जिनका पता ही नहीं, नष्ट हो गई, जिंदा है कि मर गई ना, ऐसी। 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं और 219 बुक्स जो हैं वो अलमारी में रखी हुई हैं, अलमीरा में रखी हुई हैं। और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया और 132 बुक्स जो हैं बच्चों को अवेलेबल कराया गया कि आप घर पे जाके आराम से स्टडी करो ना, पढ़ते जाओ बस। पुस्तकालय कहानी की पुस्तकें थीं, ठीक है। में कुल कितनी शिक्षक इस प्रश्न द्वारा, कुल कितनी पुस्तकें थी, शिक्षक इस प्रश्न द्वारा किस मूल्य को पढ़ा सकता है, ठीक है। जैसे मेरी भी एक लाइब्रेरी है मेरी भी एक छोटी सी लाइब्रेरी है, वहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं और बैठ के पढ़ते हैं आराम से। उनको सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं, सारे अरेंजमेंट्स हैं, सारी किताबें हैं, एटमॉस्फेयर है पढ़ाई का, और नोट्स अवेलेबल हैं, और सबका अलग अलग डिवाइडेशन है और सबको लाइट पर्याप्त मात्रा में मिलती है कि आप आराम से पढ़ सकें। तो जैसे मेरी कोई लाइब्रेरी है और मैंने एक लाइब्रेरी खोल रखी है, वो तो बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं। तो लाइब्रेरी में जैसे हमने कुछ बुक्स अवेलेबल कराई बच्चों को, तो एक शिक्षक उन बच्चों से क्या चाहेगा कि जो हमने किताबें दी हैं वो किताबें खोनी नहीं चाहिए, फटनी नहीं चाहिए और कूड़े के भाव में बिकनी नहीं चाहिए। मतलब एक शिक्षक बच्चे को यही तो सलाह दे सकता है कि बेटा ये बुक्स हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है, लेकिन एक काम करना, आप इसको घर पे ले जाके पढ़ो या कोई लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो या कहीं भी पढ़ो, बट ये फटनी नहीं चाहिए और किसी के हाथ जानी नहीं चाहिए कि ये खो जाए। तो शिक्षक यही तो कहेगा। तो ये है, यही बात है कि जो ये शिक्षक है इस प्रश्न द्वारा किस मूल्य को पढ़ा सकता है। इस प्रश्न में यही कह रहा है कि एक लाइब्रेरी में इतनी किताबें थीं जो कुछ चोरी हो गई, कुछ फट गई, कुछ कबाड़ी लेके चला गया, ऐसा ही तो प्रश्न है। कुछ बच्चों के पास उपलब्ध है, कुछ बच्चे खो डाले, यही कह रहा ना। तो हम किस मूल्य को समझा रहे हैं बच्चों को, कि बच्चों को हम यही समझा रहे हैं कि हमारी किताबें जो हमने आपको अवेलेबल कराई हैं वो खोनी नहीं चाहिए, फटनी नहीं चाहिए, कूड़े के भाव बिकनी नहीं चाहिए, यही तो शिक्षक समझाएगा। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा बेस्ट ऑप्शन बनेगा। अन्य की सहायता करना। अन्य की सहायता करना तो बात अलग है, तुम अन्य की क्या सहायता करोगे, अन्य की सहायता मैं करूंगा, मेरी किताब है। चलिए, अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना। तुम क्यों करोगे, एक किताब है, तुम्ही को पढ़ना है। मतलब ये शिक्षक बच्चों को क्या सलाह देगा, ये दोनों सलाह तो हम नहीं देंगे ना। पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना, हम तो यही कहेंगे, ठीक है, कि आप किताब की अच्छी देखभाल करो, ये फटनी नहीं चाहिए, कूड़े के भाव बिकनी नहीं चाहिए, इस पे सब्जी रोटी मत खा लेना रख के ना। एक शिक्षक अपने के बच्चों को यही तो समझाएगा कि ये जो किताब है ये बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य है। ये किताब का ज्ञान जो है इसके अंदर, ये किताब तो एक पन्ना है, लेकिन उसके अंदर जो छपा हुआ है, जो लिखा हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो ऐसा ज्ञान है। सोचिए अगर हम उसको कूड़ा समझे तो एक पन्ना वो कूड़ा है, लेकिन उसी पन्ने से अगर हमारे पेपर में 3 प्रश्न आ जाए तो कितना बहुमूल्य है।
उस पन्ने की कीमत समझिए, उस एक एक पॉइंट की कीमत समझिए। इसलिए आप भी बच्चों को जब भी सलाह देंगे तो आप कहेंगे किताबों की अच्छी देखभाल रखिए ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा? पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना। आइए फिर आया नेक्स्ट प्रश्न क्या है, चलिए इसको समझिएगा, एक एक प्रश्न समझते चलिए। देखिए जो पेडागॉजी है मैथ की, जो पेडागॉजी है मैथ की, इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है और आंसर आप एक टीचर के रूप में देना है। आप एक टीचर हो और बच्चे के बारे में सोचना है कि हम उस बच्चे से, कभी बच्चे को दंड नहीं देना है, ठीक है, उसको मारना नहीं है। हमेशा छोटे छोटे बच्चे हैं नर्सरी से कक्षा 5 वाले, उन्हें समझाना है कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। आप हमेशा एक टीचर के लेवल पे सोचेंगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि आपको करना क्या है पेपर में, ठीक है। एक एक प्रश्न आपको बच्चे की दृष्टि से देखना है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न ये वाला है, चलिए समझते हैं इसको ना। चलिए किसी अभ्यास प्रश्न में प्रश्न था, कोई एक अभ्यास का प्रश्न था जिसमें PQ, ठीक है, तथा RS रेखाखंड की लंबाई मापिए, रेखाखंडों की लंबाई मापिए। मीन्स ये दोनों रेखाखंड हैं, एक RS रेखाखंड है और एक PQ रेखाखंड है, ठीक है। बच्चों से कहा गया PQ और RS रेखाखंड दिया गया है, इसकी लंबाई मापिए, नापिए, ठीक है। बच्चे ने उत्तर दिया कि AB की लंबाई, मीन्स उससे कहा गया नापो, तो उसने बताया कि सर जी AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर आई और दूसरे AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर आई। हमने तो रेखाखंड उसको दिया था कि एक रेखाखंड PQ है, लेकिन उसने इस रेखाखंड का नाम क्या कह दिया? AB, और कह दिया ये 5 सेंटीमीटर की है। मीन्स यही रेखाखंड, सॉरी एक मिनट, हाँ अब समझिएगा, हमने एक रेखाखंड उसको दिया कि ये PQ है और उसने इस रेखाखंड का नाम रख दिया AB और कहा ये 5 सेंटीमीटर का है। हमने एक रेखाखंड उससे कहा कि एक RS है, तो उसने कहा ये रेखाखंड AB है और इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है। मीन्स उसने नाम चेंज कर दिया दोनों को ना। यह संकेत करता है, यह संकेत कैसा है, बच्चे के अंदर ये कैसी गलती है, ये भी तो सोचना है ना। हमें समझना है कि हमने बच्चे से कहा कि PQ और RS 2 रेखाखंड है, उसने उनका नाम रखा AB, कहा AB 5 सेंटीमीटर और AB 3 सेंटीमीटर। उसने ये नहीं कहा कि PQ 5 सेंटीमीटर और RS 3 सेंटीमीटर, ये नाम हमने दिया था उसको। ये किस में आएगा, इस चीज को समझना है। संकल्पनात्मक त्रुटि को, कार्य विधिक त्रुटि को, रेखाखंड का नाम AB लिखने की आवत के कारण त्रुटि को, ये कुछ यहाँ पे हमें कुछ हमें लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक है। रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत के कारण, आदत के कारण हो सकता है। पढ़ने की त्रुटि को, पढ़ने की त्रुटि तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा है उसको पढ़ना तो आता ही है, इतना तो आपने सिखा ही दिया है। देखिए अगर आपको किसी चीज़ की हैबिट हो जाती है तो आप उस चीज़ को बार बार वही नाम अगर आप किसी चीज़ की हैबिट हो गई ना तो आप उसी चीज़ को बार बार वही नाम देते हो। मतलब कि हमने कह दिया कि लखनऊ को हमने कह दिया दिल्ली है, अगर हमने रोज़ दिल्ली कहा तो हम लखनऊ को हमेशा दिल्ली ही कहेंगे, कभी लखनऊ नहीं कहेंगे। किसी भी चीज़ की अगर आपको हैबिट हो जाती है तो आप कितनी भी बार उसको समझाया जाए आप उस शब्द को बार बार बोलोगे। तो ये कह सकते हैं कि रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत के कारण, रेखाखंड AB लिखने की आदत के कारण वो हमेशा इस रेखाखंड का नाम, देखिए बच्चा छोटा है ना, आपका नर्सरी से 5th वालों की क्लास को आप पढ़ा रहे हो तो बच्चा छोटा है, प्राइमरी लेवल का है, उसको आपने पहले से AB सिखा रखा है कि रेखाखंड AB की लंबाई इतनी है, रेखाखंड AB की लंबाई इतनी है, रेखाखंड AB की लंबाई इतनी है। यही तो पढ़ाते हो ना हमेशा। आज भी मैं भी टीचिंग करता हूँ, जब भी कंपटीशन में तो रेखाखंड कोई भी आता तो हम लोग AB मानते, त्रिभुज आता तो ABC मानते हैं, वो हमारे लोग के कॉन्सेप्ट बन चुका है। तो वैसे बच्चे के दिमाग में ये सेट हो गया कि रेखाखंड AB है तो आप PQ लिखेंगे वो AB लिखेगा, तो वो क्या हो गया, वो एक आदत हो गई है। तो रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। आइए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये क्वेश्चन लाजवाब है, ये वाला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। चलिए इसको समझिएगा सभी लोग, दिखाई दे रहा है सभी को, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए कह रहा कक्षा 4 के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई। ये कक्षा 4 का बच्चा है, उसको ये शब्द समस्या दी गई। क्या समस्या दी गई इसको समझना है। मुंबई में 336 बस स्टॉप हैं, ठीक है। मुंबई में
336 बस स्टॉप हैं। दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक हैं। और दिल्ली में क्या है, मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक है। दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं? छात्र ने उपरोक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार लिखे हैं। छात्र ने ये यहाँ पे बना के दिया था, इसको मैं फिर से बना दे रहा हूँ। ये ऐसे बना हुआ है। छात्र ने इस वाले प्रश्न का उत्तर ऐसे दिया कि मुंबई में 336 हैं और दिल्ली में मुंबई से 127 ज़्यादा हैं। दिल्ली में क्या है, मुंबई से 127 ज़्यादा हैं, तो मुंबई में 336 और दिल्ली में 127। तो उत्तर इसने ऐसे दिया, मीन्स दिल्ली में कुल इतने हैं 336 प्लस 127 463। मतलब बच्चे का दिमाग देखिए, मतलब वाकई में बच्चा अगर कक्षा 4 का है इतना दिमागी तो बहुत टैलेंटेड है, बहुत आगे जाएगा ना। क्यों आगे जाएगा? क्योंकि उससे कहा गया कि किसी मुंबई में 336 बस स्टॉप हैं और दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक हैं। दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक हैं, तो उसने लिखा 336 मुंबई, 336 और 127 दिल्ली, फिर 336 और 127 से जोड़ दिया। उसने काम बिल्कुल परफेक्ट किया, करना यही था। अब आइए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा। आप एक शिक्षक हो, बच्चे ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, बच्चे के समझ को आप देखिए किस लेवल तक वो सोच रहा है, तो आप इसको रिपोर्ट में क्या दोगे। आइए देखते हैं। छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति निष्कृत है, ये तो है ही नहीं। आइए दूसरा, छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। बिल्कुल, हमारे लिए तो बिल्कुल प्रशंसनीय है। अगर कोई कक्षा 4 का बच्चा और इस तरह इस क्वेश्चन को हल करता है तो वाकई में प्रशंसनीय है। आपके जैसे बीच कुछ विद्यार्थी हैं, ऐसा प्रश्न दे दिया जाए तो समझ नहीं पाएंगे क्या करना है, और कक्षा 4 का बच्चा इस तरह एक प्रश्न को हल करता है तो वाकई में ये प्रशंसनीय है। आपके लिए हमेशा बच्चे के बारे में पॉजिटिव सोचना है, कभी भी निगेटिव नहीं सोचना है। ये भी ध्यान रखना है क्वेश्चंस करते समय पेडागोजी के, आपको ध्यान रखना है कि हमेशा उसके बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखनी, कभी भी निगेटिव थिंकिंग बच्चे के बारे में नहीं रखनी। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, आप भी पॉजिटिव रहेंगे, वो भी पॉजिटिव रहेगा। निगेटिव बड़ा खतरनाक हो जाता है ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। 306, 408, 4008, 4010। उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा। किस प्रकार पढ़ा? 30:6। पहली संख्या को उसने पढ़ा 30:6, दूसरी संख्या को पढ़ा 40:8, तीसरी संख्या को पढ़ा 408। अच्छा 400 फिर 8, अच्छा 40:10। वाह, पढ़ने का तरीका देखिए बच्चे को। पढ़ना चाहिए था 306, फिर पढ़ना चाहिए था 408, फिर 4008, फिर 4010। लेकिन बच्चा वाकई में बड़ा टैलेंटेड था। पढ़ा कैसे? देखिए उसकी कैपेसिटी को सोचिएगा, उसने तोड़ा कैसे। लिखा 306 को 30:6, वाह। 4008 को लिखा है 408, 400 फिर 8। चलिए आइए देखते हैं। पढ़ने की त्रुटि का कारण है कि कैसा कारण है, उसके अंदर क्या कमियां हैं। छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा उबाऊ लगती, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। किसी भी छात्र को अगर गणित की कक्षा कैसे उबाऊ लग सकती है? अगर टीचर परफेक्ट है, आप अपने आप को भी पॉजिटिव रखिएगा, वरना आप टीचर बन ही नहीं सकते हो। अगर आपको टीचर बनना है तो बच्चे को कभी भी क्लास उबाऊ नहीं लगनी चाहिए। तो गणित मैं पढ़ाता हूँ, आपको उबाऊ लगती है क्या? बताओ, उबाऊ लगती है? अरे तो बताओ, अगर उबाऊ लगती है तो मैं कुछ और बदलाव लाऊं, एक आध साथ में और लेके आया करूं, थोड़ा सा बीच बीच में फूल खिल जाया करें। कहीं पर उबाऊ लगती हो तो बताइए, ठीक। तो उबाऊ तो कक्षा बनानी ही नहीं है हमें, तो ये उत्तर तो बिल्कुल गलत लग रहा है। चलिए आइए बी पे देखिए, एक एक प्रश्न का हमें ढूंढना है, आंसर ढूंढना है। बी पे आते हैं। बी क्या कह रहा है? छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली परंतु उसका उपयोग नहीं जानता है। ये एक बार थोड़ा सा अच्छी बात कह रहा है। चलिए सी पे आइए। छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं, ऐसा नहीं है। छात्र अगर एक शिक्षक पढ़ाने वाला अच्छा है और वो ज्ञान अच्छे से दे सकता है तो एक छात्र ज्ञान लेने का हमेशा इच्छुक होता है। उसे ज्ञान देने के तरीके आपके पास हैं, आप ज्ञान देने के तरीके अपनाओ। छात्र हमेशा ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही बैठा हुआ है, तो सी तो नहीं हो सकता। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और इसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है, ये हो सकता है।
बिल्कुल हो सकता है। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझ रहा कि ये 306 में 6 उसका स्थानीय मान है या 306 पढ़ा जाता है, लेकिन वो इसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना जानता है, 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना जानता है। मीन्स अब समझिए 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ने का मतलब क्या है, ये भी समझना। जैसे 306 लिखा तो उसने क्या पढ़ा, 30 फिर 6, 2 अंकीय संख्या हो गई। 408 40 फिर 8, 2 अंकों में तोड़ा है। 4008 400 फिर 8 40 10, देखिए 2 अंकों में तोड़ा है ना, तो यही उत्तर हो सकता है। बिल्कुल यही ही है, हो क्या सकता है। ऐसे ढूंढना है एक उत्तर। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और इसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। ये उत्तर बिल्कुल सही है। चलें आगे बढ़ा जाए। चलिए एक और अभी है ये वाला, ये आप लोग एक बार पढ़ो और बताओ क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है, जल्दी से बताओ, समझो। अगर कहीं पे नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताओ, फिर हम समझाते हैं। और कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब करवाते रहिए, फिर आप हमें बताएं कि कितना समझ में आ रहा है कितना समझ में नहीं आ रहा है। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो बेटा। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, ना ही लाइक कर रहे हो, ना ही कमेंट कर रहे हो, ना ही सब्सक्राइब करवा रहे हो कुछ भी नहीं करा रहे हो। आगे बढ़ाया जाए। अच्छा इस क्वेश्चन को बताया जाए। चलिए कह रहा भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है। आपने बच्चों को भिन्न का संकेत बताया ना, भिन्न की इकाई से, मतलब भिन्न की इकाई से कुछ अंक दे दिए, उनसे कहा गया कि आप इनसे, छात्रों से कहा कि किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाओ। कितना छोटा सा काम है, भिन्न के बनाना है, पी बाई क्यू के रूप में बनाना है। एक छोटा सा छात्र है, आपने कहा उसको भिन्न बनाना है, संख्याएं दे दी, तो कितनी आसानी से बना लेगा ना, बिल्कुल कोई काम करना ही नहीं। तो आइए सोचने के उच्च स्तर को, विश्लेषणात्मक सोच को, त्रिविमीय सोच को, सोचने के निम्न स्तर को, तो ये तो छोटी सी बात है, तो यही जाएगा, सोचने के निम्न स्तर को ये प्रदर्शित करता है ना। आपने क्या काम ही दिया, उसको भिन्न बनाने के लिए काम दिया। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे उच्च स्तर आना चाहिए, मुझे भी एक बार लगता था उच्च स्तर आना चाहिए, लेकिन निम्न स्तर इसका सही आंसर है। मतलब आपने कोई बहुत बड़ा काम नहीं दिया, उसको सिर्फ एक भिन्न बनाने की बात की गई। आपने कहा कि 5 अंकों की भिन्न बनाओ, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा सा काम है, तो ये निम्न स्तर का प्रश्न आएगा। आगे बढ़ाया जाए। चलिए आइए समझते चलेगा, अब प्रश्न आना स्टार्ट हो गए हैं। कह रहा 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं। 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं, 1/6 से डिवाइड कर दो। 3 त्रिका 9, 1 10/3 और बटे में 1/6, ये 6 यहाँ चला जाएगा, ये 1 यहाँ चला जाएगा। 10 गुणे 6 बटे में 3, 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा आंसर 20। मतलब 3 सही 1/3 में कितने 1/6 होंगे, 20 होंगे। बताइए कोई परेशानी है यहाँ पे, कितने 1/6 होंगे, 20 होंगे। अगर आपको कहीं ना समझ में आ रहा हो तो बताइए, सबको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ाया जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न समझिए। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी सभी लोगों को समझ में आ रहा है, कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है, तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आओ, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। एक आयत है जी, हमने एक आयत ले लिया, ठीक है, और एक वर्ग है, और आयत और वर्ग के परिमाप क्या है। इसका परिमाप क्या होता है 2l + b, और इसका परिमाप क्या होता है 4a। वर्ग का परिमाप होता है 4a और आयत का परिमाप होता है 2l + b। और कह रहा है दोनों के परिमाप आपस में क्या है बाबू, बराबर है ना। आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है। हाँ सभी लोग लाइक कमेंट करते रहो। वर्ग यहाँ वर्ग से नहीं होना चाहिए, वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। वर्ग काहे लिख दिए हर जगह भैया,
वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है तब आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना किसके बराबर है। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझो। उसने कहा एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर, हमने कहा एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर है। ठीक है, उस फिर एक लाइन कहा कि वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है, मीन्स 4a का मान आपको दिया गया 96, तो a का मान कितना हो जाएगा 24। ये 4 से काट देंगे, 4 एक 4, 24 चौको 96। तो इसकी जो वर्ग की भुजा आ गई वो कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर आ गई। वर्ग की भुजा कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर आ गई। अब आगे क्या कह रहा है, और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। तो जो आयत की ये लेंथ है, ये ब्रीथ जो है b, ये वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, मीन्स कितनी है 20 है। ठीक है, आइए अब आगे समझते चलो। 2l हमें निकालना है, b हमें दिया गया 20 और इसका परिमाप कितना है 96, क्योंकि इसका परिमाप आपस में बराबर है। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2l + 40 = 96। ये 2l = 40 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 56, और इसको काट दोगे 28 दूना 56, तो l बराबर कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। मीन्स आयत की लंबाई भी पता चल गई और आयत की चौड़ाई भी पता चल गई। अब आयत के क्षेत्रफल, अब आयत का क्षेत्रफल निकाल लो। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 20 28 गुणे 20, 28 दूना 56, 560 आयत का क्षेत्रफल आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर का 2 गुना, आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना, तो 560 गुणे 2, 2 2 0, 2 6 12, 2 80 लगा 1, 2 5 10 1 11, तो कितना हो जाएगा 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ, ये सीटेट का आया हुआ प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग समझ लो। अगर कहीं ना समझ में आया हो तो बताइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप पूछ सकते हो, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। हमें व्हाट्सअप करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए। और हाँ, आज से सारी PDF सीटेट के जितने भी मैं क्लासेस पढ़ा चुका हूँ वो आज रात 12 बजे तक अपलोड हो जाएंगी। कल सुबह आप सब लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, कोशिश है कि सारी की सारी क्लासेस की PDF आज शाम को डलवा दी जाए। ठीक है, आज रात तक हाँ अपलोड करा दी जाए। सभी लोग टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से PDF डाउनलोड करिए। चलिए, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं। ठीक है, उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/6वां भाग रेहाना को और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची। ठीक है, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं। ठीक है, 3 दर्जन, 1 दर्जन में कितनी चॉकलेट होती हैं 12, तो टोटल कितनी चॉकलेट हो गई 36। ठीक है, 1 दर्जन में 12 चॉकलेट होती हैं। देखो, अगर आप पढ़ाई करोगे तो हम मेहनत से पढ़ाएंगे, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो हम मेहनत से नहीं पढ़ाएंगे। अगर आपको कोई पढ़ाने वाला अच्छा टीचर मिल जाए जो आपके ज्ञान को बढ़ाना चाहे तो आपको मेहनत से पढ़ना चाहिए। हम हमेशा समझाने का ही प्रयास करते हैं कि आप कैसे समझें, एक एक प्रश्न को हमेशा आपके तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर मेहनत करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर नहीं करोगे तो फिर मज़ा नहीं आने वाला। अगर दिशा दिखाने वाला सही व्यक्ति मिल जाए, अगर दिशा जो है आपको दिखाने वाला कोई सही व्यक्ति मिल जाए, तो जो दिया होता है उसका उजाला भी एक सूरज का काम करेगा। अगर कोई जो आपको रास्ता बताता है कि ऐसे ऐसे काम करिए, अगर वो एक अच्छा व्यक्ति है तो आप सफलता बहुत जल्दी पा जाओगे, क्योंकि जो आपको रास्ता दिखा रहा है वो सही रास्ता दिखा दे। तो जो दीपक का दिया भी होता है ना, वो भी एक सूरज के बराबर आपको प्रकाश देगा। क्योंकि बच्चे अपने लाइन लेंथ, अपने एम से भटकने लगते हैं। भटकना नहीं चाहिए आपको, कुछ भी हो जाए आपको अपने एक मतलब आपको लक्ष्य बना लेना है कि अगर हमें सीटेट पास करना है तो टेट पास करना है, सीटेट पास करना है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, क्योंकि टीचर बनना है। अगर आपको SSC बीट करना तो आपको SSC बीट करना, बैंक करना तो मतलब अपने लाइन कभी भी आप बार बार डाइवर्ट होकर चेंज मत करो। इसीलिए हमेशा उन व्यक्तियों के साथ रहो जो आपको सही दिशा दिखाते हों। भटकाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, कोई नहीं चाहता कि आप सफल हो। बेटा, वास्तविकता यही है, आज कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि आप सफल हो जाओ। ठीक है, आपके घर के ही लोग नहीं चाहेंगे कि आप सफल हो जाओ, और तो छोड़ ही दो। ठीक है, एक गुरु और दूसरे आपके माता पिता,
ठीक है। इसके अलावा तीसरा कोई नहीं है जो चाहता हो कि आपको सफलता मिले। माता पिता आपके पीछे पूरी जी जान से मेहनत करते हैं, जितना आप मांगते हो उतना रुपया देते हैं, और गुरु आपको पढ़ाने के लिए पूरा मेहनत लगा देता है, पूरी जी जान लगा देता है और अच्छे अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन कराता है, फिर उसके बाद आपको पढ़ाता है, समझाता है, आपके दिमाग में डालने का प्रयास करता है। तो उसके अलावा आपके भविष्य के बारे में कोई अच्छा नहीं सोच सकता, ठीक है। तो आप सिर्फ इन तीनों लोगों के ऊपर विश्वास करो और किसी के ऊपर विश्वास मत करो। आपका दोस्त सबसे बड़ा आपका दुश्मन है, आप हमेशा मानो। वो नहीं चाहेगा कि आपको नौकरी मिले, वो कभी नहीं चाह सकता कि आपको जॉब मिले। आपका दोस्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन, आपके बगल सीट पे बैठने वाला आपका सबसे बड़ा दुश्मन। अगर होता क्या है, हमने मतलब बाराबंकी में बहुत, जहाँ मैं कोचिंग चलाता हूँ, जहाँ पे मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं। मैं लगभग 4 सालों से कोचिंग चला रहा हूँ और मैंने बहुत कुछ देखा है। यहाँ पे जो आपके साथ में बैठा हुआ व्यक्ति होगा ना, अगर उसे कोई काम है और वो क्लास नहीं ज्वाइन कर पाएगा ना, तो सब बगल वाले को भी भड़का देगा कि यार यहाँ पे अच्छा नहीं पढ़ाते, यहाँ मत पढ़ो, ये सब खराब है, क्योंकि वो तो पढ़ने आ ही नहीं रहा है, उसके बाद तो इतने काम ही हैं, और सब बगल वाले को भड़का देगा जिससे वो भी पढ़ाई ना कर सके, उसको भी कुछ ना मिले। सबसे बड़ी यहाँ, और यहाँ का बच्चा समझदार नहीं है, सबसे बड़ी बात है, उसको कोई भी भड़का देगा, वो भड़क जाएगा। इतनी प्रॉब्लम है बाराबंकी में, बच्चे समझदार है ही नहीं। आइए, आप किसी भी टीचर को, किसी के नॉलेज को, किसी को भी जज करना है, अगर आप जज करने के लिए तो हो नहीं, अगर आपको जज करना तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, देखो टीचर लाइन टू लाइन चल रहा है, लेंथ टू लेंथ चल रहा है, या आउट ऑफ सिलेबस चल रहा है। पहले बात, आप तो अपने आप मेहनत करने का कुछ प्रयास करो, आपको करना ही नहीं है। चलिए आइए समझिए क्वेश्चन, हमें क्या करना, मुझे तो पढ़ाना है। रवि के पास 36 चॉकलेट हो गई ना, 3 दर्जन है तो 36 चॉकलेट है। उसने क्या किया, उसने इसका 1/3 भाग पड़ोसी को दिया। 36 चॉकलेट का 1/3 भाग मीन्स 12 × 36, 12 चॉकलेट किसे दे दिया, पड़ोसी को दे दिया, और 1/6वां भाग किसको दे दिया, रेहाना को दे दिया। 36 चॉकलेट का 1/6वां भाग किसको दे दिया, मीन्स 6 चॉकलेट किसको दे दिया, रेहाना को दे दिया, और 1/4 भाग, 36 चॉकलेट का 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया, 9 चॉकलेट। उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची, पहले आप निकाल लो कि टोटल उसने कितनी चॉकलेटें बांट दी। ये सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो, ऐड कर दो, ये 12 है ना, इन सबको ऐड कर दो, 12 + 6 + 9, 12 × 6 = 18, 18 × 2 = 20, 7 × 27, उसने 27 चॉकलेट बांट दी, ठीक है। उसके पास 36 चॉकलेट थी, 27 बांट दी, तो बची कितनी, 9, शेष चॉकलेट उसके पास 9 बच गई। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी आपने बार 36 लिया, आप कहोगे कि 36 चॉकलेटें थी, 12 अगर चली गई तो आपके पास 24 बची। बेटा आप ध्यान रखना, जब इस क्वेश्चन में कहीं शेष का प्रयोग करता, जैसे क्या कहता, उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, शेष का, तब आप 36 से 12 घटाते, तब 24 का 1/6 भाग निकालते। जब यहाँ पे वो कहता उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को और शेष का 1/6वां भाग रेहाना को दिया, और शेष का, जब शेष लग के आता तो आप 36 चॉकलेट से 12 घटाते, शेष निकालते 24 चॉकलेट, तब 1/6वां भाग इसको देते, ठीक है। जब तक शेष नहीं लगाएगा आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना, शेष मत निकालना, ठीक है। आइए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, सीटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीटेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस बार का, ठीक है। 100% उम्मीद है कि ऐसा प्रश्न आना चाहिए आपके सीटेट पेपर में। चलिए, कह रहा यदि एक भिन्न के अंश और हर का योग 10 है, ठीक है। एक भिन्न आप कह सकते हो कि x/y है, ठीक है, और इसका योग कितना है, 10 है। यदि अंश में 3 की वृद्धि हो और हर में 1 की कमी हो तो भिन्न 1 हो जाता है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, तो भिन्न 1 हो जाता है। भिन्न के अंश और हर में अंतर क्या है, भिन्न के अंश और हर में अंतर क्या है, बताइए ऐसा कौन सा भिन्न बन सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब वाकई में बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है हम ये कह सकते हैं एक भिन्न, देखो हमने अपने मन से एक भिन्न मान लिया, 3/7,
देखो इन दोनों का योग 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो ये कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपका माइंड अच्छा है तो आप सोच सकते हो, अगर आपका माइंड नहीं अच्छा तो आप नहीं सोच सकते हो। और ऑनलाइन पेपर में क्वेश्चंस लगाने का समय नहीं होता, हमारे पास क्वेश्चंस को समझ के और अपने माइंड का यूज़ करके सॉल्व करने का समय होता है। हम हमेशा आपको प्रयास करते हैं कि आप इस क्वेश्चंस को लगाने के तरीके नहीं, इस क्वेश्चन को मतलब अपने माइंड के कैसे सॉल्व करेंगे वो तरीके सीखिए। लगाते तो सभी लोग लगा के पेपर कोई नहीं बीट कर पाएगा, ठीक है। हमने एक भिन्न 3/7 मान ली। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कैसे मान ली, क्योंकि इन दोनों का योग 10 है, 10 है। उसने कहा यदि अंश में 3 की वृद्धि की जाए, ठीक है, अंश में 3 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए तो ये हो जाएगा 6/6। तो भिन्न का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। देखो 1 हो गया, तो यही तो कहा यदि अंश में 3 की वृद्धि की जाए, हमने अंश में 3 जोड़ दिया और हर में 1 की कमी की जाए, हर में 1 की कमी कर दिया, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। भिन्न के अंश और हर में अंतर क्या है, भिन्न के अंश और हर में अंतर क्या है, 7 - 3, 4 का अंतर है। बताइए कितना अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको डाल लीजिए। और ये प्रश्न सीटेड में आने की पूरी संभावना है, ठीक। और इसको समझ लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको अपने माइंड से संख्याएं सोचनी हैं, सोचने में समय नहीं लेना है। ऐसे देखो मैं भी आपके सामने ही सॉल्व करता हूँ, मैं कभी पढ़ के नहीं आता हूँ, जो वास्तविकता है, आप मानो या ना मानो, मैं कभी भी पढ़ के नहीं आता हूँ। मैं सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट यहीं खड़े खड़े पढ़ाते वक्त ही बनाता हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं एक बार नोट्स बनवाऊँ, नोट्स बनवाने पर फिर पढ़ूँ। ये क्वेश्चंस टाइप होते रहते हैं, मैं पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है। तो आप भी यही समझो कि आपको भी अपने माइंड का यूज़ करना, और आपके पास 100% माइंड है, आप उसका 10% यूज़ नहीं कर रहे हो। जिस दिन आप 100 का 50% माइंड यूज़ करने लगे ना, तो ये प्रश्न हमसे पहले ही लगा लोगे, ठीक है। हम भी 50% नहीं कर पा रहे, हम भी 25% यूज़ कर रहे हैं। जिस दिन आप 50% यूज़ करोगे उस दिन ये प्रश्नों को देखते हुए ही हल करोगे, ठीक। तो ऐसे प्रश्नों को आप समझने का प्रयास करो और लगाने का प्रयास मत करो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, सीटेट के पसंदीदा प्रश्न हैं। ये सब सीटेट बहुत पूछता है, सीटेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में इनको डाल लीजिएगा। आप देखिएगा, पेपर देने जाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि सीटेट का पढ़ाया हुआ पेपर आ रहा है या नहीं आ रहा। ऐसे आप मत कुछ कहिए, जब पेपर में आएगा तब बताइएगा। चले आइए, जब एक द्विअंकीय संख्या इस प्रकार है, एक 2 अंकों की संख्या हमने कहा xy है, यदि अंकों का गुणनफल 8 है, मीन्स x और y का जो मल्टीप्लाई है वो 8 है। यदि इस संख्या में 63 जोड़ दिया जाए, x y में जब 63 जोड़ दिया जाए तो अंक अपना स्थान पलट लेते हैं, मीन y x बना देते हैं, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। हमसे पूछा क्या, x + y का मान क्या होगा। देखिए हम जैसे देखते 6 3 9, हम आंसर 9 ही लगाते। चलो चेक करते हैं 9 है या नहीं। ये डिजिटल सम है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, आंसर पे टिक मारो। चलो अब देखो आंसर 9 है या नहीं। चलो समझोगे सभी लोग, जल्दी से समझाया जाए। चलो समझो। उसने कहा कि एक द्विअंकीय संख्या, हमने कहा x y 2 अंकीय संख्या है। उसने कहा इनका गुणनफल मीन्स x और y का गुणा करने पे 18 आना चाहिए, तो हमने कह दिया वो संख्या 18 हो सकती, इन दोनों का गुणा करने पर 8 आ रहा है। समझते चलना। उसने कहा दोनों संख्याओं को गुणा करने पे 8 आना चाहिए, हमने कहा वो संख्या 18 है। उसने कहा जब संख्या में 63 जोड़ देते हैं, 8 3 11 के एक हासिल लगाए, 6 1 7 1 8, तो संख्या अपना स्थान पलट लेती। वाई देखो 18 8 1 नहीं हो गई, अपना स्थान पलट ली, देखो तुरंत मुझे मिल गई ना। बात देखो कितनी अच्छी, कितनी जल्दी सोचा जाता है ये सब चीज़ें। हमने क्या कहा, उसने कहा 2 अंकीय संख्या, हमने कहा ठीक कोई 2 अंकीय संख्या है। उसने कहा उनका गुणा 8 आना चाहिए, हमने कहा वो संख्या 18 है। उसने कहा संख्या में जब 63 जोड़ा जाए तो उनका स्थान पलट जाना चाहिए, मीन्स 18 से कितना होना चाहिए, 81 हो जाना चाहिए। हमने 63 जोड़ के देख लिया, 81 हो गया। उसने कहा तो हमारी संख्या क्या आ गई, हमारी संख्या आ गई 18। उसने कहा संख्या के अंकों का योग बताओ, तो 8 + 1 9। देखो आंसर भी 9 आ रहा है, डिजिटल तो मैं पहले ही लगा दिया था। बताओ कोई परेशानी है। ऐसे प्रश्न आपको सेकंडों में पेपर में करने हैं। और बेटा कभी भी लगाने का काम मत करना पेपर में, सिर्फ और सिर्फ माइंड का प्रयास करो यूज़ करके और उससे सॉल्व करो, अपने दिमाग को खर्च करो। ये सब प्रश्न सेकंडों के हैं, आपके लिए कुछ नहीं है, नथिंग है ये आपके लिए।
आपके पास इतना माइंड है कि ये सब प्रश्न नथिंग है, आपको कुछ करना ही नहीं है पेपर में। सच बता रहा हूँ, सीटेट से आसान कोई और पेपर हो ही नहीं सकता। इस तरह के प्रश्न सीटेट पूछता है, सोचो इस तरह के प्रश्न सीटेट पूछता है, इसमें क्या है? इससे पहले वाले प्रश्न में क्या था? ये भी सीटेट पूछा होगा, बताओ इस प्रश्न में कुछ है? ये सब सीटेट के पूछे हुए प्रश्न हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर्स बुक है तो आप देखिए, इस प्रश्न को आप लगाओ, बहुत ही आसान प्रश्न है, ये भी लगाओ। जल्दी से बताओ क्या आएगा इसका आंसर। सभी लोग कमेंट करो फटाफट, हम भी देखते हैं कितने लोग पढ़ रहे हो, कितने लोग नहीं पढ़ रहे हो। आप किसको जब कोई प्रश्न दिया जाता हो तो आप उसको कमेंट करके आंसर नहीं बताते हो, ये क्यों? ये तो हम भी नहीं समझ पाए, ऐसा क्यों? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा, सभी लोग सॉल्व करके फिर आगे बढ़ाया जाए क्लास को ना। चलें आगे बढ़ा जाए, सबका आंसर आ गया, आगे बढ़ें। चलिए एक और प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न। एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है, ठीक है। नीम के जो वृक्ष हैं, हमने कह दिया एक बाग में टोटल जो है वो x पेड़ हैं, टोटल x पेड़ हैं। नीम के कितने हैं? नीम के जो हैं टोटल का 1/6 है, ठीक है। अशोक और आधे वृक्ष अशोक के हैं, अशोक के कितने हैं? देखो शेष नहीं लगाया है, तो टोटल के आधे जो हैं वो अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टिस है, जो बचेंगे वो यूकेलिप्टिस होंगे, ठीक है, यूके के होंगे, उत्तराखंड के होंगे। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, ठीक है, नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी कितनी? 30। मीन्स टोटल पेड़ वहाँ पे कितने हैं? 30। बात क्लियर हो गई? एक बात क्लियर हुई। हमने कहा नीम के जो पेड़ हैं वो टोटल का 1/6 है, 1/6वां भाग है टोटल का। तो यहाँ पे कहा नीम के पेड़ कितने हैं? 5, तो हमने बराबर में 5 रख दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, x बराबर 30 निकाल लिया। मीन्स उस बाग में टोटल कितने पेड़ हैं? 30 पेड़ हैं। और इसका आधा जो है अशोक का है, 30/2 का कितना पेड़? 15 पेड़ किसके हैं? अशोक के हैं, ठीक है। तो यूकेलिप्टिस के कितने हैं? यूकेलिप्टस को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको शायद कुछ और बोलते हैं। यूकेलिप्टस को क्या बोलते हैं? चलो आप बताना क्या बोलते हैं। हमारे शहर में इसको कुछ और बोला जाता है ना। ये पानी बहुत पीता है। चलो इसके पेड़ की संख्या निकालनी है हमें, शेष वृक्ष कितने हैं। तो यहाँ पे नीम के पेड़ कितने हैं? 5। अशोक के पेड़ कितने हैं? 15। ये दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा। नीम के पेड़ की संख्या 5 है, अशोक के पेड़ की संख्या 15 है। टोटल कितने पेड़ हो गए? 20। हमारे बाग में 30 पेड़ थे, 20 निकल गए, तो 10 जो बचे वो यूकेलिप्टस के होंगे। यूकेलिप्टस के कितने पेड़ हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। बताइए कोई परेशानी? बहुत ही आसान प्रश्न है। सीटेट ऐसे भी प्रश्न पूछता है कुछ लोगों के लिए कि सभी लोग पेपर को अच्छे से सॉल्व कर सके ना। ऐसे तो इतने आसान प्रश्न पूछेगा तो सभी लोग लगा लेंगे। वैसे कुछ अच्छे होते हैं, कुछ थोड़ा सा आसान भी होते हैं, क्योंकि सबको लगाना होता है ना। चलो फिर कोई परेशानी हो तो बताओ। अगर सीटेट में किसी प्रकार की और भी परेशानी हो, आपको कुछ भी समझने में या भी क्वेश्चन से लगाने में, तो आप हमें सेंड करो, हम देते हैं। हाँ, टेलीग्राम पे आज से PDF अपलोड होगी, आप सभी लोग डाउनलोड करो, खूब लगाओ क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो।